हरीश, दीपिका, अनिल कुमार, राहुल, नंदिनी, प्रियांशी, प्रिया सिंह, निराली, राहुल, पायल, राजन, माया, रोशनी, निर्देश, ललिता, अनिल कुमार, उमा, माया, नंदिनी, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। आइए मेरे बच्चे, आज हम ये कैसे कोशिश करेंगे, कंप्लीट कर जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल में स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग 6 different classes of 6 different schools। छह अलग-अलग स्कूलों में छह अलग-अलग क्लासों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में चर्चा दी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग क्लास 9 स्कूल 2? कहता है स्कूल 2 में 9 क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं दैट इज 157 पढ़ रहे हैं एंड आर टुगेदर टू दो स्टडीइंग क्लास। व्हाट इज द रेशियो Q एंड R? तो आर कहां है? ये 143 और 147 जोड़ेंगे भैया आ जाएगा 300। बहुत सुंदर। टू दो स्टडीइंग क्लास 6 और स्कूल S&T। तो क्लास 6 की इसमें S और T तीनों जोड़ेंगे 4 2 6 भाई 4 4 8 1 2 कहता है रेशियो बताओ। अब देखिए 150 लिखा है 2 से काट लो 150 है 2 से काटोगे 2 2 2 2 नीचे 2 काट दो 150 147 ऑप्शन सी माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर। मेरे ऑप्शन सी आपका सही है। आइए मेरे दोस्त देखिए मेरे ध्यान से सुनिए बात। क्या है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर? प्रति वर्ष वेतन की वास्तविक राशि क्या है जो कंपनी को इन वर्षों के दौरान भुगतान करना पड़ा? कहता है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैलरी पर ईयर विच द कंपनी हैज टू पे ड्यूरिंग दिस 4 इयर्स। कहते हैं 4 सालों में इन 4 सालों में सैलरी कितनी एवरेज सैलरी कितनी देनी पड़ी है? तो सैलरी की एवरेज पूछा है तो भाई टोटल सैलरी निकालोगे तो जोड़ोगे तो 0 5 5 10 3 4 4 3 7 7 2 9 और 2 11 1100 4 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो यार कितना 4 2 8 275 और आगे 3 0 क्योंकि जो सैलरी है 1000 में रहती है एवरेज सैलरी आ जाएगी मेरे बच्चे ऑप्शन डी। करिए आइए मेरे बच्चे सवाल को समझिए। देखिए सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल में कहानी क्या है कहता है टोटल इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट द सेम रेट ऑफ इंक्रीज इन 1997 एज इट हैड shown from 95 to 96। कहता है जैसे 95 से 96 के बीच में डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ है ना उतनी ही सेम रेट ग्रोथ हुई 1997 में डिस्ट्रिक्ट में यानी सारा ही जो किलो है मेरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो व्हाट अप्रोक्सीमेटली वुड बी द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1997 तो 1997 में कितना इन्वेस्टमेंट होता है आपको बताना। यानी एक सवाल में रूल नहीं है यार ये तो फालतू में और ये फालतू में तो चाहो तो आप इसे एक हटा भी सकते हो इग्नोर भी कर सकते हो। कैसे देखिए एक और चाहे तो इग्नोर भी कर लीजिए दोबारा हेल्प कर दे क्योंकि सवाल में एक का कोई यूज नहीं सारा यूज ही जो है वो बी का क्लियर मेरे बच्चों सारा यूज मेरे बच्चों के साथ बी का। अब जा रही है अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट में ही मजे। मैं कहूँगा भाई 95 में हम कुल मिला के 20 कुछ 20 पेन बनाते हैं 96 में बनाते हैं 25 पेन बनाने लगते हैं। तो बताइए 97 में हम कितने पेन बनाएंगे अगर 95 में 20 पेन बनाए 96 में 25 पेन बनाए तो बताइए मेरे बच्चों 97 में हम कितने पेन बनाएंगे अगर 97 में हम कितने पेन बनाएंगे अगर जो रेशियो या जिस रेट से यहाँ इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन अगर उसी रेट से यहाँ भी इंक्रीज हुआ तो आपका सबसे पहला काम ये होगा यहाँ किस रेट से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो 25 बनते पहले बनते 20 तो निकालोगे तो 5 20 5 5 4 यानी हम ये कहेंगे पहले साल जितना प्रोडक्शन होता था उसका 5 4 गुना इस साल हुआ 5 4 गुना इस साल हुआ। हां जी नियम से वही होगा इस साल जितना होगा 5 4 गुना अगले साल होगा 25 पैंतीस इसका 5 4 गुना तो यार 25 25 4 4 4 4 4 4 दुनिया 4 यानी 1997 में प्रोडक्शन होगा 31.25 आप नहीं हो क्या मेरी बात समझ में यानी सवाल बेहद आसान सिंपल है कुछ है नहीं हमें बस ये देखना होगा कि यहाँ से कितना ग्रो हुआ जितना यहाँ से ग्रो नहीं होगा। आप चाहे इसको और भी सिंपल भाषा में आसान से बैकआउट कर सकते हैं बस उतनी के लिए आपको थोड़ी बेसिक समझ की जरूरत होगी। कैसे आप ये देखिए 20 से 25 होगा कितने पेन की ग्रोथ हुई 5 5 पेन की ग्रोथ हुई 20 पे 5 5 5 20 यानी अगर पहले प्रोडक्शन 4 था तो उसका प्रोडक्शन 1 ज्यादा हो गया पहले प्रोडक्शन 4 था उसका प्रोडक्शन 1 ज्यादा हो गया तो एक का इंक्रीज हुआ 4 तो उसको कितना 525% यानी यहाँ हर साल 25% प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही यहाँ चेक करोगे यहाँ 25% इंक्रीज है 25% कितना 425 यानी 6.25 इंक्रीज है और 25 में 6.25 जोड़ जाएगा 33.25 बस ये। अब मेरे नंबर में सवाल यही कह रहा है कि 1995 में जो प्रोडक्शन था वो था 7081 96 में जो प्रोडक्शन हुआ वो था 8350 तो बताइए 97 में प्रोडक्शन कितना होगा अगर जिस रेट से यहाँ उसी रेट से यहाँ देखिए मेरे बच्चे सवाल ने खुद ही अपनी बात बोली है कि लगभग कितना होगा अप्रोक्सीमेटली कितना होगा अगर आप लगभग की बात करें अप्रोक्सीमेटली बात करें तो कतई कोई गुंजाइश नहीं बचती कि लगभग अप्रोक्सीमेटली जो होता है उसमें डिस्कशन नहीं कर सकते डिजिट नहीं कर सकते इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन होगा। आइए भाई दिमाग लगाएं अब हमें कोशिश भैया जी ये करनी है कि यहाँ से कितनी ग्रोथ हुई है तो ये 7081 80 कितनी ग्रोथ हुई है तो आप कहेंगे 80 80 बहुत सही। आइए मेरे दोस्त कितनी ग्रोथ हुई तो 2 में से क्या 1 है 5 में 4 गया 7 आया और यहाँ क्या बचा 2 और 8 में 4 12 तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 7081 का 1200 कितना परसेंट है और लगभग में जाना कोई एक्यूरेट जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में अच्छा आंसर है और इतना अच्छा आंसर तो फिर जिद नहीं करनी है ऑप्शन से। तो आप देखना कि इसका लगभग कितना परसेंटेज है ये कितना परसेंट है मैं कहूंगा भाई ये बताओ 7081 का 10% कितना होगा तो आप कहेंगे 10% हो जाएगा 708 लगभग में जाना 708 मान लीजिए बात 1% 5% कितना होगा भाई 10% 708 5% कितना होगा 7 हो जाएगा 7 तो ये हो जाएगा कितना 5% से निकालोगे 5 में कर दो मैं 7 कर दो 10% 5% 7 2 6 2 5 10 2 4 अगर ऐसे भी निकालना चाहते हैं आप मोटी मोटी बात कर लो 1% की वैल्यू कितनी तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 70.8 की लगभग 70 और 10% की वैल्यू कितनी 708 तो मैं कहूंगा 1200 कितना इंक्रीज करना है अगर केवल 10% इंक्रीज होता है इंक्रीज होता 708 तो कितना एक्स्ट्रा बचा 3 यहाँ 6 यहाँ 4 12 5 500 और इंक्रीज करना होगा आपने यहाँ से बिल्कुल यानी 500 का इंक्रीज और करना होगा। अब मैं ये भी जानता हूं 1% की वैल्यू 70 है तो 500 की वैल्यू कितना होगा 7 से 7 यानी लगभग 8% इंक्रीज और करना होगा। यानी मोटी मोटी बात हम ये कह सकते हैं कि 7081 का लगभग 18% इंक्रीज सवाल में दिया हुआ है ये 18% वैल्यू यानी मेरे बेटा 18% इंक्रीज की वैल्यू कितनी बन जाएगी 18% इंक्रीज की वैल्यू कितनी बन जाएगी 18% इंक्रीज 18% यानी इसमें 18% इंक्रीज होके इसमें 18% इंक्रीज की वैल्यू यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। ओके अगर इसमें 18% इंक्रीज इसमें भी 18% इंक्रीज करो तो 97 में कितना होगा 18% कैसे देखो पहले 10% निकालो 10% कितना होगा 835 बिल्कुल ठीक है। हां जी देखो फिर समझाता हूं बात को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई 8352 में 18% का ग्रो करना है 8352 में 18% का ग्रो करना है यानी इसमें 18% वैल्यू और जोड़नी है 8352 की। मैं बात को थोड़ा और मोटी समझाता हूं कैसे देखिए ऑप्शन इतनी दूर है कि आपको परेशान नहीं होना ऑप्शन बहुत दूर रखा है बच्चे नजदीक नहीं है ऑप्शन जो मुझे सोचना पड़े अब आइए दिमाग लगाते हैं ये भाई 8352 अपने आप में हो गया 8352 का 10% कितना होगा तो 10% 835 बिल्कुल ठीक है। अब मुझे कितना लेना 8% लेना 1% की वैल्यू कितनी है लगभग 83 तो 8% की वैल्यू 8 से मार दो 8 64 और 2 64 ये हो गया 8% तो कोई चीज में 100% होती है 18% मैंने ग्रो किया 10 हो गया 5 9 2 5 8 14 15 8 और 14 17 18 8 यानी आंसर आएगा 98 से 58 के आसपास पहुंचा है। मेरे कहने तो सारे के परसेंटेज में कैलकुलेशन है आपकी कैलकुलेशन कितनी मजबूत कितनी है ऑल दैट मैटर्स इज योर फाइनल। अगर आप परसेंटेज की कैलकुलेशन करना जानते हैं तो सवाल दो में अब ये देखना कि 7081 कितना होगा तो हमने कहा 12 कितना परसेंट लगभग में जाना 10% 7 5 कितना 70 से 1% मतलब 5 लगभग 8% कैलकुलेशन। अब इसका 18% इंक्रीज करना है तो 18% इंक्रीज करेंगे तो इसका पहले 10% इंक्रीज करो इसके अंदर 8% कर दो जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। हां जी करेंगे और देखिए कई बार क्या होता है कैलकुलेशन हल्की सी वजह होती है तो बेहतर तरीका ये है कि आप उसे छोड़ें या फिर लास्ट में क्वेश्चन को किया जाए। आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए कहता 2010 से 2014 तक दिए गए बैंकों के द्वारा वितरित ऋण की राशि में प्रतिशत लिमिट में सबसे ज्यादा कहता 2010 से 2014 तक दिए गए बैंकों के द्वारा वितरित ऋण की राशि में प्रतिशत वृद्धि करनी है तो परसेंटेज इंक्रीज इन लोन अमाउंट डिस्बर्स्ड बाय द गिवन बैंक फ्रॉम 2010 टू 2014 कहता 2010 में जो हमने लोन दिया था और 2014 तक जो हमने लोन बांटा उसमें जो परसेंटेज इंक्रीज किस बैंक का सबसे ज्यादा किस बैंक का सबसे ज्यादा और इस ऑर्डर में हमको लगाना है इस ऑर्डर में मेरे बच्चे हमको लगाना है इस ऑर्डर में मेरे बच्चे हमको लगाना है। अब देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे
तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे 265 352 का 352 लगभग 265 कितना इंक्रीज होगा हमें ऑप्शन समझ आएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा समझता हूं इन ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा मैं इस ऑप्शन पे ज्यादा तवज्जो दूंगा बाकी की वजह आपने क्यों उसका कारण समझाओ ये लगभग 80 का डबल 80 का डबल कितना होता है 160 80 का डबल कितना होता है 160 यानी यहां अप्रोक्सीमेटली 100% के आसपास होता है 100% थोड़ी कम होता है क्योंकि 160 होता है मेरे पूरी मैं 100% दिखाता हूं यहां अगर मैं 65 का होता है 130 तो ये तय है कि डबल नहीं होगा डबल से कम नहीं 100% से ज्यादा ग्रोथ कम है तो सबसे ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए बैंक 5 में उसके बाद ग्रोथ होनी चाहिए बैंक 2 में तो मेरे पेपर ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी देखते समय बैंक 5 में सबसे ज्यादा बैंक 2 में 3 4 की तो सीधे सीधे समझ में आ गया बैंक ना ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा एक्यूरेट आंसर देगा ऑप्शन सी मेरा एक्यूरेट आंसर देगा फिर से समझाओ कैसे वैसे पूछा 2010 से 2014 में कितनी होती है यहां 100% नहीं है यहां भी 100% नहीं है 100% से थोड़ी ज्यादा कम है यहां देखो क्योंकि यहां पे 200% नहीं है 100% नहीं है 100 नहीं है लेकिन ये 80 का डबल के आसपास 160 के आसपास तो समझ में आ गया सबसे ज्यादा ग्रोथ इसकी 100% के आसपास ग्रोथ इसकी तो बैंक 5 30% का होगा आंसर और वो मेरे पेपर को मिला ऑप्शन सी में इसमें मिला ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी का सही आंसर अब मेरे पेपर हम चलते हैं लास्ट टाइम में दैट इज हिस्टोग्राम एंड लाइन ग्राफ हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ को मेरे पेपर चलते हैं लगाइए दिमाग कुछ नया नहीं है आप पढ़नी इजीली सोच लेंगे विश्वास करिए आइए मेरे क्या मार्क्स स्कोर स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये जो कॉलम दिखा रहा है 10 से 20 ये 10 से 20 के बीच में जो नंबर है वो बात है ठीक है जी 20 से 30 के बीच में नंबर है वो 16 है 30 से 40 के बीच में 20 28 8 12 40 सवाल में कह रहा है 30 या अधिक लेकिन 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रत्येक परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना है तो मेरे जो टोटल बच्चे हैं उनको जोड़ पहले तो 12 और 16 कितना 12 जमा 16 जमा 20 जमा 28 जमा 8 जमा 12 जमा 4 मैं 4 12 8 28 20 16 लेकिन अब ये जोड़ोगे तो 12 और 28 कितना हो गया 40 40 और 20 कितना हो गया 60 60 और 20 कितना हो गया 80 80 और 20 कितना हो गया 80 और 20 कितना हो गया 100 तो टोटल बच्चे मेरे पेपर 100 पहली चीज टोटल बच्चे 100 अब क्या 30 से 30 से अधिक लेकिन 40 से कम तो 30 से 30 से अधिक कितने ये वाले 30 से 40 क्योंकि 40 से कम चाहिए तो बच्चे कितने मेरे 20 कहते हैं अनुपात करो अनुपात 20 20 20 अनुपात 1:5 मेरे पेपर में सही आंसर हां जी ऑप्शन ए पढ़िए आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए सवाल में कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग लेस देन 55 किलोग्राम इज व्हाट परसेंटेज लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग 55 किलोग्राम टू 65 किलोग्राम कहता है 55 किलोग्राम से कम वजन वाले छात्रों की संख्या 55 किलोग्राम से 65 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है तो भैया 55 से 65 55 से 65 तो मेरे बच्चे 55 यहाँ है 65 यहाँ यही बात है तो 55 से 65 के बीच कितने बच्चे 740 तो 55 से 65 में है 100 बच्चे कहता है इससे कितना कम है 55 किलोग्राम से कम वजन वाले तो 55 से कम ये वाले तो 20 बच्चे 45 और 30 तो 20 25 50 45 95 तो कह रहा है कि ये वाली वैल्यू है ये से कितनी कम है 5 में 100 पे कोई चीज करता है इसका मतलब बच्चे 5% में सही आंसर तो अब आपने समझ में आया होगा कि हिस्टोग्राम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम की चीज नहीं है समझना होता है आइए मेरे सवाल में क्या ऊंचाई वाले द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट दिए गए हिस्टोग्राम में छात्र की ऊंचाई को दर्शाया गया दिए गए हिस्टोग्राम में छात्र की ऊंचाई को दर्शाया गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 165 टू 170 165 से 170 के बीच में जिनकी हाइट है इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाइट इज इन इंटरवल 150 टू 155 150 से 155 के बीच में बच्चे कितनी कम है मेरे बच्चे कितनी कम है 1 कम है इससे तो 15 पे 1 की कमी तो 100 कितना 1 मतलब 6 से 2 यानी लगभग 6.7 ऑप्शन ए आइए मेरे देखिए द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स दिए गए हिस्टोग्राम में छात्र की ऊंचाई को दर्शाया गया कहता है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हाइट इज इन द क्लास इंटरवल 165 टू 170 पहले टोटल बच्चे निकालते हैं भाई 15 और 10 25 13 और 12 25 25 25 50 14 20 50 और 20 70 टोटल बच्चे मेरे 70 पहली बात अब हमसे पूछा क्या कि भैया 65 से 75 तो 65 से 75 ये टोटल है ये तो ऐसा होगा कि 65 से 75 बाद में बच्चे वो टोटल कितना परसेंट 65 से कितना 14 26 बच्चे तो इसका कितना परसेंट लगभग बताना तो 14 26 70 लगभग 40% के आसपास आ जाएगा 37 मैं बताऊं बताना भाई जोड़ लगाएगा तो 14 26 में 25 में तो कौन बताएंगे सामने तो बताना कैलकुलेशन करवाएंगे तो आओ कटेगा नहीं ऐसे मैं करता रहा देखो अब ध्यान देना भाई काटना कितना था इनको 0 से निकाले थे हां तो ऊपर आया कितना 260 हो गए 7 माफ कीजिए तो 7 से काटेंगे 7 या 21 बचा कितना 5 7 7 37 ऑप्शन डी बिल्कुल तो 26 नहीं था करिए कहता है गिवन हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड ऑफ कार्स पासिंग थ्रू एट पर्टिकुलर स्पॉट इन हाईवे कहता है हाईवे पे किसी पर्टिकुलर स्पीड से एक स्पॉट पे गुजरने वाली गाड़ी की स्पीड के बारे में चर्चा है व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्स वर रनिंग विद स्पीड लेस देन 70 किलोमीटर कहता है कितनी कार ऐसी हैं जो 70 से कम स्पीड से दौड़ रही हैं तो मेरे तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ कार कितनी बताओ तो भैया यहाँ 50 है यहाँ 70 है यहाँ होंगे 85 यहाँ लेना होगा 90 यहाँ लेना होगा 60 यहाँ लेना होगा 40 45 ये ले जाएगा भाई अब देखो 45 और 85 को अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना मेरे बच्चे 140 नहीं सॉरी 8 5 13 130 आएगा 130 हो गया 130 और 70 जोड़ना 200 200 और 90 और 50 300 400 तो टोटल नंबर ऑफ कार मेरे बच्चे 400 बिल्कुल ठीक है अब इन सब का जोड़ना कुछ नहीं अब कह रहा है कि 70 से कम स्पीड से तो मेरे बच्चे 70 से कम तो ये 70 की स्पीड से कम कितनी 85 70 और 50 तो जोड़ोगे तो देखो 8 7 15 15 5 20 205 का है कह रहा है कितना परसेंट है तो बाबू काटोगे लगभग 50 है और 50 के आसपास कोई आंसर नहीं है तो सीधा क्योंकि 400 का आधा 200 आधे से बढ़ा तो 50 से बढ़ा सिंपल आइए आइए मेरे दोस्त ध्यान से समझिए कहता 60 किलोमीटर से कम और 80 की स्पीड से चलती है कार करता मेरे बच्चे 7 से कम तो ये वाला तो ये 50 और ये मेरे बच्चे 70 तो 7 से कम स्पीड चलती है 120 और कह रहा है 80 किलोमीटर पर आपकी चल से अधिक तो 80 है यहाँ पे इससे ज्यादा ये मेरे बच्चे 60 और ये मेरे बच्चे 45 तो 60 45 105 कहता है इनका रेशियो तो 15 7 105 15 120 तो रेशियो है मेरे बच्चे 8 7 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आइए आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए कहता है नंबर ऑफ कार विद स्पीड बिटवीन 70 एंड 80 किलोमीटर पर आवर इज व्हाट परसेंट कहता है 70 80 के बीच में स्पीड नंबर नंबर की इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ कार विद स्पीड बिटवीन 50 से 60 50 के बीच में 70 कहता है ये इससे कितनी ज्यादा 20 तो 20 2 बटे 70 7 20 बटे 70 कितना परसेंट 2 के साथ 1 बटे 7 14 के साथ 2 बटे 7 28 से 4 बटे 7% तो 28.6% है ऑप्शन सी हां जी आइए मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 250 मार्क्स इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 400 मार्क्स सवाल में कह रहा है 250 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या तो 250 से कम 250 में बच्चे से कम 45 30 कितना 75 बच्चे किसी संख्या 400 से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या तो 400 है इससे ज्यादा कितने बच्चे प्राप्त करने वाले बच्चे 35 से कितना प्रतिशत अधिक 75 जो 35 से कितना ज्यादा 40 ज्यादा तो 40 ज्यादा मेरे बच्चे 35 है तो 100 से आप जानते हैं 5 40 5 35 1 बटे 7 होता है 2 बटे 7 8 बटे 7 को लेंगे तो इसमें बात कैसे 1 जमा 1 बटे 7 तो ये हो जाएगा 100 तो 100% 114 से 2 बटे 7% ज्यादा ऑप्शन बी आपका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर देखिए बिल्कुल आसान है क्या 200 से कम अंक प्राप्त करने 200 ये तो क्या आंसर है मेरे 30 इतना खुद सवाल आता है एक भी सवाल नहीं जो खुद करना सारे पेपर क्वेश्चन आइए मेरे दोस्तों देखिए क्या है इनमें से किस भाषा में 6 की संख्या अधिकतम है तो मेरे बच्चे 7 में 7 से वाले में सबसे ज्यादा तो 7 से वाले इतना बेसिक बेसिक चीज है इसमें बेसिक क्वेश्चन शामिल है सीजीएल क्वेश्चन शामिल है मींस भी शामिल है सीक्यू के लिए सारे क्वेश्चन शामिल है क्या किस साल में कंपनी के लाभ में 27 वैल्यू ये सवाल डिफिकल्ट है ये आसान नहीं है क्या किस साल में कंपनी के
लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई है। क्या फॉलोइंग का एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1996 टू 2001। यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। करिए, देखिए मेरे दोस्त, समझिए सवाल में कहता है किस अवधि में कंपनी का लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई है। यहां जो लाभ देखा कंपनी का वो 45 लाख था, यहां 55 हो गया, यहां 50 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 65 हो गया। दूसरा किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। पहला ऑप्शन है 1998 से 1999, 1998 से 1999, 50 से 65 हो गया, मतलब 15 पे 50 पे तो 100 पे इंक्रीज होगा। तो आपने 50 पे 15 तो 130%, यानी यहां रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज है 30%। अगला ऑप्शन देखा मेरे बच्चे कौन सा 97 से 98, लेकिन 97 से 98 में ग्रोथ डिक्रीज हुआ, इसलिए ऑप्शन काट दो क्योंकि मैं तो वृद्धि बतानी 2000 से 2001, 2000 से 2001 में कमी हुई है, इसलिए ऑप्शन काट दो। 96 से 97 इसमें जरूर इंक्रीज हुआ, चेक करते हैं 96 से 97 में कितना इंक्रीज हुआ, 45% 10 इंक्रीज, तो बहुत 10 इंक्रीज 45 पे 100 कितना आप इन्हें 5 दूनी 10 5 45 एक बटे 9 तो 22 एक बटे 82 तो 2 बटे 22 ऑप्शन, यानी यहां जो ग्रोथ है 22 ऑप्शन की उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किस साल में तो 98 से 99, 98 से 99। कहता है प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी मैक्सिमम इन विच ईयर, कहता है किस साल में सबसे ज्यादा लाभ कमाया, तो मेरे सबसे ज्यादा 2001 में कमाया। हां जी, तो 2001 में कंपनी ने सबसे ज्यादा लाभ कमाया। देखिए इसमें मेन यही है, इसी के ऊपर देखें मेन लाइन इसी पे सवाल है, ये चीज नहीं ध्यान रखना। फिर इसी पे 5 सवाल पूछे हैं, सवाल में कहता है गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ नहीं इसे नहीं सॉरी 11 से 13 क्वेश्चन 11 13 सवाल है। इसमें कहता है फॉलोइंग ग्राफ गिवन द एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1996 टू 2001, कहता है कि कंपनी द्वारा प्रॉफिट परसेंटेज कमाया गया, ये बिल्कुल लिखा हुआ है इंग्लिश, देखिए ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज जो कमाया गया है वो लिखा है। अब हमसे इसी पे बेस क्वेश्चन पूछा है 1996 के दौरान कंपनी का खर्चा 30% होता, उस वक्त कंपनी की आय कितनी थी, मेरे बच्चे 96 को आपको दिया 96 में मेरे प्रॉफिट परसेंट कितना था 45%, प्रॉफिट परसेंट कितना 45%, 45% का 5% की 45 नो डिवीज। अब आपको याद होगा मैंने समझाया था कि भैया जो इनकम है ना उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, उनको हम सेल प्राइस बोलते हैं, जो एक्सपेंडिचर है वो होता है मेरे कॉस्ट प्राइस, बाकी सब उसी में। अब क्या 1996 के दौरान कंपनी का खर्चा 30 करोड़ तो प्रॉफिट हुआ 45% रहेगा नो डिवीज, नो डिवीज का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक्सपेंडिचर नो है तो प्रॉफिट होगा ना, एक्सपेंडिचर 20 प्रॉफिट होगा नो, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस मतलब इनकम, इनकम कितनी होगी 20 तो मेरे बच्चे 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है सीपी को, और सीपी ने एक्सपेंडिचर कितना 30 करोड़, तो 20 यूनिट 30 करोड़ तो 1 यूनिट के लिए 3 बटे 2 करोड़, 30 यूनिट के लिए 29 बटे 2 करोड़, 29 87 बटे 2 कितना आएगा 45.5 43.5 43.5 सीआर मेरे में सही आंसर। हां जी 43.5 सीआर मेरे में सही आंसर। हां जी आइए मेरे दोस्त, कहता है डायरेक्शन है टू द क्वेश्चन की स्टडी वाज मेड फॉर द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ डिफरेंट ग्रुप स्टूडेंट लाइब्रेरी इन वीच इन सॉन्ग इन द प्रोग्राम स्टडी द प्रोग्राम आंसर द क्वेश्चन। कहता है लाइब्रेरी में नंबर ऑफ पर्सन विजिट करें ग्रुप में इस उसमें वीक में उन बच्चों की संख्या किस ग्रुप के बच्चे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप टू 20 एंड 20 टू 25 टुगेदर टू द नंबर ऑफ पर्सन इन द एज ग्रुप 30 टू 35 इज व्हाट। कहता है 15 से 20 साल के कितने बच्चे 300 और 20 से 25 साल के कितने 400 तो 300 400 कितने बच्चे 700 आप बता दो ओके। वहीं कह रहा है 30 से 35 40 मेरे बच्चे 30 से 35 कितने हैं 350 और 35 से 40 कितने 100 तो टोटल 350 कितना हो गया 450। क्या भैया रेशियो 5 से 5 से 45 5 70 14 बात ऑप्शन ए इज ऑप्शन करेक्ट। आइए उसी का क्वेश्चन इसमें पता 14 बना दूसरा तो वही स्टेटमेंट करिए। क्या बात परसेंट टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग लाइब्रेरी इन द वीक वाज द नंबर ऑफ पर्सन 25 से 30। कहता है 25 से 30 में कितने लोग आए, कितने लोग आए 200। कहता है ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो आए लाइब्रेरी में कितना परसेंट है, तो देखो 300 400 700 700 200 900 900 300 1200 1200 और 100 1300 1400 की 1600 200 1600 में बच्चे 200 कितना परसेंट है ये मैंने बताया तो 2 2 1200 12 12 यानी ऑप्शन सी में सही आंसर। ऑप्शन सी में स्टूडेंट जो राइट आंसर। करिए नहीं मेरे दोस्त, कहता है यूनिट प्रोग्राम शोज द हाइट ऑफ 32 स्टूडेंट ऑफ एथलेटिक क्लब एंड 10 नंबर। कहता है 232 छात्रों की ऊंचाई को दिखाता है और उनकी संख्या को दिखाता है, ठीक है जी। तो सवाल का जवाब देना आपने ये व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ 32 टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ दैट एथलेटिक क्लब एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट वन प्लेस ऑफ। कहता है एथलेटिक क्लब के 32 सबसे लंबे विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई क्या है, अपना उत्तर 10 के स्थान पर सही देना मेरे को ध्यान देना। हमें देखना है कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है। आइए भाई हाइट सबसे ज्यादा इनकी है, ये देखा हाइट सेंटीमीटर 140 से 45 हाइट सबसे ज्यादा है 165 से 170 ये हाइट है, ये नंबर स्टूडेंट है, लेकिन हम लिख लीजिए नंबर स्टूडेंट भाई इसको चीज याद रखिए नंबर स्टूडेंट ताकि और बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। नंबर स्टूडेंट सबसे बड़ी हाइट कौन सी है 165 से 70 ठीक है, तो मेरे भाई 160 से 165 तो टॉप सबसे ज्यादा हाइट इनकी उससे इनकी सबसे 32 सबसे लंबे विद्यार्थी 20 और 22 तो 32 विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा हाइट है, इन 32 विद्यार्थियों की सबसे ज्यादा हाइट है और इनकी जो हाइट है मेरे बच्चे 160 से 165 165 से 170 आपसे सवाल पूछा कि इनका औसत निकाल के बताओ क्या होगा, इनका औसत निकाल के क्या होगा ये मेरा सवाल है। आइए मेरे बच्चों अब चर्चा करते हैं इसमें थोड़ी सी और ज्यादा मेरा सवाल आपको समझने का मतलब ये है कि भाई टॉप 32 बच्चे ये हैं जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है, मुझे इनका औसत निकालना है और समस्या ये है कि मुझे सबसे पहले इनका औसत निकालना है 160 से 165 160 से 165 के बीच की हाइट क्या होगी 162.5 आपको कहना होगा 162.5 हाइट कितने बच्चे हैं 20। दूसरा 165 से 170 के बीच में हाइट कितनी होगी मेरे बच्चे 167.5 है 167.5 हाइट होगी 12 बच्चे तो ये होगा टोटल हाइट बच्चे 20 और 32 फिर से समझा देखिए 160 से 165 के बीच देखिए यहाँ हाइट का मतलब ये है 160 से लेकर 165 तक हाइट के 20 बच्चे अब 20 बच्चों में किसी की 160 होगी किसी की 160 होगी 160.2 होगी 160.8 होगी तो पता नहीं हमने क्या कैसे एवरेज हाइट निकाली इस ग्रुप की, तो इस ग्रुप की एवरेज हाइट निकाली 160 ऐसे इस ग्रुप की एवरेज हाइट निकाली 160.5 हाइट निकाली और फिर निकाली हमने औसत निकालने की कोशिश सोल्व करने औसत निकालते एक तरीका है ये तरीका जैसे मैं आपको मैं छोड़ दूंगा आपको कि पेपर में कैसे करना चाहिए था तरीका बड़ा बनाते हैं 0 से 10 10 2 2 4 और 5 हां जी और 2 12 2 2 3 3250 यहां पर मेरे 12 सारे जीरो 12 84 90 12 72 और 9 9 81 12 12 20 अब इनको जोड़ दो 5 6 2 3 2 5 यार मेरे 5260 इसे आप 32 से भाग देंगे 32 से भाग देंगे आपके जो 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 4 4 20 अब 80 से भाग देना होगा आपके आखिर नंबर 5 फिर 48 से 3 फिर 32 164 समथिंग आंसर आएगा। अब हम देख लेते हैं आंसर कितना था 164 में आंसर था आपने यहां से था 164.4 मेरे बच्चे की औसत हाइट है 164.4 की औसत हाइट है। अब भाई कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए फिर कहां आगे चलेंगे। अब इसी सवाल को फास्ट कैसे किया जाए बात चर्चा करते हैं। मेरे बच्चे फास्ट करने के लिए आपको समझ में चाहिए एवरेज निकालने की, एवरेज निकालने की समझ अगर आपने है तो आप सोल्व करेंगे उसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि भैया यहां 20 बच्चे हैं 12 बच्चे यहां 20 बच्चे हैं और यहां 12 बच्चे हम इनका औसत निकालें। आपने अभी पढ़ा हुआ है मुझसे पढ़ने तो आप ये बात जानेंगे कि ऐसे में हम रेशियो ले लेते हैं 4 5 20 4 12 हमें मान लेना 5 बच्चों का औसत कितना 3 बच्चों का औसत कितना। अब पेपर में कैसे करें तो पेपर में करने का तरीका ये एवरेज निकाल मान लीजिए हम मान लेते हैं कुछ भी चुन करके 165 मान लेते हैं। मैं जानता हूं कि एवरेज निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए एवरेज नहीं पता नहीं आपको जानते हैं 165 ये कितना हमेशा ढाई कम है 165 कितना ढाई कम कितना 5 पे तो ढाई की कमी 5 पे ठीक है जी ये 165 कितना ज्यादा ढाई ज्यादा कितना पे 3 पे
बिल्कुल सही सर। तो 2.5 ज़्यादा 3 पे यहाँ 2.5 ज़्यादा 5 पे कम है, तो 2.5 और 2.5 कितना 2.5 ये कितनी ज़्यादा है, अभी भी 2.5 गुना 2 कम होगा, ओके यानी कितनी कम 5 तो 5 निकालेंगे, 3 पे 5 3 8 तो 8 से कम नहीं जाएगा, 8 से 45 बिल्कुल जाएगा, फिर 8 2 16 लगभग 0.62 उठाएंगे, तो 0.62 जब आप इसे घटाओगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 164.3 के आसपास, 164.3 की सुविधा करें 164.4, ठीक है। फिर से मैं अपनी बात बताता हूँ कौन सा चीज़ जो एरर है इस क्वेश्चन में, देखिए पहली चीज़ आपको समझनी है उन 32 बच्चों का औसत तैयार करिए जिनकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो ये वो जिनकी हाइट 120 125 में 125 170 हाइट 160 सेंटीमीटर होगी, हां जी, 160 165 32 बच्चे कहा था, तो 20 और 32 बच्चे बन गए, यानी यही वो 32 बच्चे हैं जिनकी हाइट का होगा। अब मेरे बच्चों हमारी समस्या यहाँ पे आ रही है कि 20 बच्चों की औसत हाइट नहीं रहती यहाँ पे, तो 20 बच्चों की औसत हाइट ग्रुप निकालो, 160 165 के बीच में हमारा 162.5, तो मैंने मान लिया कि इस ग्रुप की औसत हाइट कितनी है, 165 70 इस ग्रुप की औसत मैंने 160.5 मान लिया। अब मेरे बच्चे सवाल को सोल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, हां जी, ये जो मेथड है ये तभी करेंगे जब आपको एवरेज आ जाएगी। आइए मेरे दोस्त 170 सेंटीमीटर से कम वाले छात्रों की संख्या को 160 सेंटीमीटर वाले छात्रों की संख्या को 30 के गुणा कीजिए। कहता है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर। 170 से कम, 170 यहाँ पे इससे कम कितने 20 12 6 12 18 18 20 38 बच्चे ऐसे मेरे बच्चे जिनकी हाइट 170 से कम है, 160 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट वाले, अब 160 सेंटीमीटर यहाँ पे इससे ज्यादा हाइट वाले 20 24 18 16 4, अब ध्यान देना मेरे बच्चों इनको भी जोड़ना है, तो 20 24 16 40 40 40 40 60 60 20 कितना हो गया 80 80 तो 82, तो 160 से ज्यादा हाइट वाले 82 बच्चे हैं, हां जी बिल्कुल ठीक है, 170 से कम वाले बच्चे 38 है। तो सवाल यही पूछा है कि 170 से कम वाले बच्चे हैं वो टोटल 160 से अधिक वाले छात्रों की संख्या कितना परसेंट है, 38 और 82 कितना परसेंट है। तो देखो मेरे दोस्त हम ये तो मान ही लेते हैं कि कैलकुलेशन तो भैया करनी ही पड़ेगी, आगे यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो 38 में 82 तो 100 कितना, अब मेरे बच्चे नजदीक आते हैं 2 39 2 41, अब मुझे आंसर बताना क्या होगा, आप देख भी रहे हैं बहुत दूर दूर मेरा आंसर है, तो मुझे स्पष्ट आंसर भी समझ आ जाएगा कौन सा होगा, हाँ आइए देखिए मेरे बच्चे 41 का आधा कितना होगा, 41 का आधा होगा 20.5, तो अगर यहाँ 20.5 होता तो मेरे आंसर होता 50 है ना, लेकिन 20.5 से कम है तो मेरा आंसर 50 से थोड़ा कम होगा, 50 से थोड़ा कम में से ये है नहीं, ये माशाल्लाह बहुत कम है, तो बचा क्या ऑप्शन है, तो ऐसे हमें ऑप्शन से डील करना है। आइए मेरे बच्चे देखिए अब आपका लास्ट स्टार्ट होगा यहाँ लीनियर का या लाइन ग्राफ का, मेरे बच्चे लास्ट टाइप आएगी लाइन ग्राफ। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे, जैसे आप कर रहे थे वैसे करना है, बिल्कुल बेसिक सवाल कोई नई चीज नहीं, देखिए समझिए क्या 1 से 5 के क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है जी। आइए मेरे दोस्त करिए आंसर दीजिए, सवाल में ये कह रहा है भैया द फॉलोइंग लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट ईयरली सेल्स फिगर इन कंपनी इन द ईयर 2001 टू 2010। देखिए मेरे बच्चे यहाँ 2001 से 2010 की बात हो रही है, सवाल में कह रहा है द फॉलोइंग लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट ईयरली सेल्स फिगर ऑफ कंपनी इन द ईयर 2001 टू 2010, ये 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री की आपको दर्शाया गया। मेरे बच्चे देखिए 2001 में इतनी बिक्री हुई है और 2010 में ये बिक्री हुई है, अब कह रहा है 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी है, तो मेरे बच्चे 2006 ही रहा, इसमें बिक्री कितनी थी 6 यूनिट, जबकि 8 में जो बिक्री है कितनी आ गई मेरे बच्चे 5 यूनिट, तो 6 से 5 हो गई मतलब 1 की कमी 6 पे 100 पे कितनी, तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे बच्चे 16 सही 2 पे 3%, बहुत खूब मेरे बच्चे बहुत खूब बहुत सुंदर। इसी का सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, कहता है 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री के साथ अनुपात क्या, मेरे बच्चे 2002 में बिक्री कितनी थी 2 यूनिट, बिल्कुल सर 2007 में बिक्री कितनी है सर 6 यूनिट, तो कैसे रेशियो बताइए, तो मेरे बच्चे रेशियो है 1:3, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करिए, मेरे बच्चे यहाँ से सवाल में ये पूछा जा रहा है 2003 से 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री बताइए, एवरेज सेलिंग करोड़ ऑफ रुपीस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 2003 से 7, 2003 से 7 की एवरेज सेलिंग निकालिए, तो सबसे पहले काम करें 2003 में कितनी है 3, 2004 में कितनी है 4, 2005 में कितनी है 10, 2006 में कितनी है 6, 2007 में कितनी है ये भी मेरे बच्चे 6 ही, अब जोड़ लीजिए सबको क्योंकि औसत निकालना 5 से घटा दीजिए, तो 6 और 6 12 12 22 24 26 24 29 29, तो यहाँ 29/5 भाग देंगे 5 5 25 5 40 5 8, ये आएगा मेरे बच्चों आपका एवरेज इस ड्यूरेशन में 2003 से 2007 में। मेरे दोस्त कह रहा है 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री बढ़ी का 25% मेरे बच्चे 2005 में बिक्री है 10 यूनिट और इससे पिछले साल बिक्री कितनी मेरे बच्चे 4 यूनिट, तो कह रहा है कितना परसेंटेज बिक्री बढ़ी, तो आप कहेंगे 4 से 10 होगी तो 6 बढ़ी, और मेरे बच्चे 6 का ग्रोथ 4 पे है तो 100 कितना, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 2 4 2 से 50 50 150, यानी मेरे बच्चे 150% का ग्रोथ हो गया बिक्री में 2005 में 2004 से, हाँ जी। आइए मेरे दोस्तों कहता है 2005 से 2008 तक कुल बिक्री कितनी है करोड़, 2005 में मेरे बच्चों की बिक्री 10, 2006 में कुल बिक्री कितनी है 6, 7 में बिक्री कितनी है 6 और 8 में कितनी बिक्री मेरे बच्चे 5, तो टोटल बिक्री कितनी है 10 और 6 16 16 और 6 22 22 27, तो टोटल बिक्री 27 करोड़ की है, करोड़ में। कहते हैं ग्राफ में करीब बराबर 2009 से 2014 तक वाहन के दो प्रकार के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया, ठीक है जी। टाइप पी टाइप क्यू टाइप के दो वाहन उनको दर्शाया गया मेरे यहाँ पे, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्लूडिंग ये व्हीकल्स की संख्या और ये सालों की संख्या, कहते हैं जिसके ऊपर हम सवाल पूछना कैसे लेकर सकते हैं। पहला सवाल 2010 से 2011 टाइप क्यू वाहन के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी है, मेरे बच्चे टाइप क्यू कौन सा है, मैं थोड़ा सा टिक करके बना देता हूँ, ये है टाइप क्यू, ठीक है जी, नाम लिख देता हूँ, ये है क्यू और ये ना सॉरी ये है पी और ये है क्यू, यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है जी, और ये है मेरे बच्चे टाइप क्यू जैसे दूसरे करके आप समझते हैं। कहता है 2010 से 2011 टाइप क्यू के वाहन में, तो 2010 में हीरा, तो 2010 में टाइप क्यू कहाँ है हीरा 150 वाहन थे, और 2011 में टाइप क्यू के वाहन कितने 125, तो कितनी कमी आ गई, तो भैया आप कहेंगे सर 25 की कमी आ गई, और परसेंटेज में पूछा था 25 की कमी है 150 पे 100 कितनी, तो आंसर होगा 25 25 150 16 से 2 3 ऑप्शन सी जाएगा। हां जी यहाँ पे रखना इसे पी और इसे क्यू नाम देना, अब 100 कहता है दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा, देखिए मेरे दोस्त टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या होगा, ध्यान देना। कहता है दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या, आइए जोड़ना होगा, तो पहले टाइप पी जोड़ते हैं या 100, ठीक है जी 100 से 125 बिल्कुल ठीक है 125 से 200 225 225 250 तो 250 जोड़ने में 550, ठीक है, और 550 और 300 कितना हो गया भाई 850 850 और 300 कितना हो गया मेरे 1150 और 1200, तो टाइप पी वाहन की जो चीजें हैं 1200, अब आगे मेरे टाइप क्यू पे मान लीजिए 100 400 400 और 25 450 और 550 कितना हो गया मेरे 1200, ऐसे क्यू करते हैं क्यू करने में ध्यान यहाँ से चलना 175 और 125 300, ठीक है 175 175 350, तो 300 350 कितना हो गया 650 और 200 850 और 950 975, तो क्यू में हो गया 975, अब इनका रेशियो ले लो, रेशियो 25 200 है 25 200 है ना 25 200 तो नहीं आएगा, ये तो कम जाएगा 25 75 गलत आ गया, अच्छा 25 75 75 लेंगे भाई जाएगा 22 25 में 225 3 से कट जाएगा 348 3 16 दिखा देखना जोड़ में बढ़ एक बार जोड़ करते हैं भाई 100 अच्छा 150 हो गया सही है 150 गलत हो गया, देखो पहली वाली 175 अगली वाली 150 अगली वाली 125 फिर 175 और 175 कितना हो गया 350 और फिर हो गया मेरे 225 माफ करिएगा अब जोड़ लेते हैं 225 जोड़ेंगे 5 5 15 अच्छा एक आएगा
7 8 8 और 5 13 13 15 15 20 20 22 हासिल 2 2 1 3 4 5 3 8 2 10 1025 ठीक है। तो यहाँ मेरे बच्चे 1025 और अब इसे काटने पे जाओगे तो इसे 25 काटोगे 45 आएगा, इसे 25 25 45 45 बिल्कुल सही है, ये मेरा आंसर करिए। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए, कहता है 2010 में टाइप क्यू होने का उत्पादन 2014 में टाइप पी उत्पादन का कितना परसेंट है। तो मेरे बच्चे 2010 में टाइप क्यू 2010 में ये टाइप में मेरे पी और ये है क्यू, तो 2010 या इसमें क्यू कितने उत्पादन है 150 और 2010 में पी का उत्पादन कितना 100 कहता है 150 जो है 100 फिर से गलत हो गया। कहता है 2010 में प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू इक्वल 2010 तो क्यू इक्वल का मेरे बच्चे 2010 में 150 उत्पादन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टाइप बी। हां ठीक है 2014 में रखा तो 2014 में टाइप पी मेरे बच्चे 2014 टाइप पी तो 2014 में टाइप पी कितना उत्पादन है 275 कहता है ये इसका अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है। तो देखो मेरे बच्चे सोल्व करते हैं पहले 25 150 25 11 275 अब एक बढ़ेगा कितना 9 सही बढ़ेगा 6 बढ़ेगा कितना 54 सही 6 बढ़ेगा यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। करिए मेरे बच्चे करिए कोशिश करिए। अब मेरे बच्चों सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कितने ऐसे साल हैं जहां कंपनी पी का उत्पादन है इस टाइप के होना सवाल समझ रहा होगा। कहते हैं इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप पी व्हीकल ऑफ द कंपनी मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप व्हीकल इन द गिवन ईयर। कहता है कि भाई जो पी टाइप के व्हीकल है इनका कौन से साल में उत्पादन पी टाइप व्हीकल कंपनी मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप व्हीकल पी टाइप का पहले एवरेज प्रोडक्शन तो मेरे पी टाइप में सबसे पहले टोटल व्हीकल कितने थे तो मेरे पी टाइप में टोटल व्हीकल कितने थे तो आप यहां से 1200 व्हीकल थे हमने काउंट किया 1200 व्हीकल उसी साल सही तो पी टाइप में 1200 व्हीकल थे मेरे बच्चे तो साल कितने थे साल के सर 1 2 3 4 5 6 तो 6 से भाग देंगे तो आएगा मेरे बच्चे 200 तो हम ये कह सकते हैं कि 200 व्हीकल पर ईयर इसका एवरेज है पर ईयर इसका मेरा क्या एवरेज है वो सही है। और आपसे सवाल यही पूछा कि किन किन सालों में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन है तो 200 से ज्यादा कहां उत्पादन है यहां तो 200 के बराबर उत्पादन है मुझे 200 से ज्यादा तो भैया ये कितने कंपनी टाइप की उत्पादन ये वर्षों में इसी टाइप के उत्पादन से कितना अधिक ये कितना गलत पूछा कंपनी मोर देन ना औसत उत्पादन सही था तो 200 से यहां पे ज्यादा था यहां पे ज्यादा था यानी 3 साल में मेरे पैसा हुआ जहां कंपनी पी का उत्पादन था वो औसत से ज्यादा था कंपनी पी का उत्पादन औसत से अधिक था 3 साल से। देखिए मुश्किल नहीं है आप 2 3 बार पढ़ेंगे सवाल को तो पहले समझिए पूछा क्या है ना फिर आप सवाल को इम्प्लीमेंट करिए। पूछा कि टाइप पी में कितने ऐसे साल हैं जहां इनका टाइप पी का प्रोडक्शन है वो इन सारे सालों में टाइप पी के उत्पादन के औसत उत्पादन सही था तो सबसे पहले पी में कितने बराबर कितने साल में 6 साल में औसत 200 अगर 200 से ज्यादा था क्योंकि अधिक पूछा था यहां था यहां था तो 3 सालों में कहीं से क्या 2009 और 2011 पहले पोजीशन में था। साल में कहता है प्रोडक्शन ऑफ टाइप पी व्हीकल 2009 2011 कहता है 2009 2011 में पी व्हीकल तो ये मेरे पी तो 2009 ईयर कितने व्हीकल थे 175 2011 में कितने थे 125 गलत रहा पी की बात हुई ना तो पी की अगर बात करें पी की वाली लाइन पी की वाली लाइन हां जी तो 2009 में कितना उत्पादन था 100 ठीक है 2011 में कितना था 200 तो पी का कुल मिलाकर उत्पादन था वो 300 था इन ईयर में। अब बात करें मेरे क्यू की ये क्यों अब कहता है 2010 से 2014 2010 में कितना मेरे 150 और 2014 में कितना था भैया 225 तो जोड़ोगे तो 5 5 2 7 2 300 तो क्या ये वाली वैल्यू का कितना परसेंट है 300 जो है वो 375 का कितना ऐसा ये मेरे क्वेश्चन का सवाल। अब मेरे भाई देखिए सवाल को काटेंगे तो पीछे सिलेक्ट करना पीछे 150 150 300 और ये आएगा 5 क्योंकि 300 से कितना 5 4 5 कितना होगा 1 5 कितना होगा 20% 4 5 कितना होगा 80% तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 80% बहुत सुंदर। करिए मेरे भाई देखिए मेरे भाई 2004 से 2014 के पेट्रोल के औसत मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत का अंतर है ध्यान देना भैया ये जो देखा नहीं खाली वाला ये देखा एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल और जो भैया बोला इसका मतलब एवरेज प्राइस ऑफ डीजल तो हमसे तो साफ साफ बात कर रहा है व्हाट इज द एप्रोक्सीमेटली परसेंटेज डिफरेंस इन एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल इन 2004 से 2014 क्या 2004 से 2014 के बीच में पेट्रोल के औसत मूल्य में लगभग कितने परसेंट का अंतर है। हां जी क्या ऑब्जर्व द लाइन ग्राफ बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्लियर है क्या बात है भाई कितना अंतर है किसमें 2004 में इसमें पेट्रोल लिया ठीक है जी उसके बाद 2014 लिया इसमें पेट्रोल कितना 7 सवाल में ये पूछा कि 2004 2014 के पेट्रोल के औसत मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत अंतर है। मैं देसी भाषा में लिखूं तो 2004 में पेट्रोल था 36.4 और आप देखेंगे ऑप्शन में दूर मैं लिख लेता हूं और 2014 में पेट्रोल था 13.7 13.7 मेरे को मुझे एक बात बता दो कि 13 में से 36 घटाएंगे तो क्या बचेगा बस इतना अभी लोग 36 में से 36 घटाते हैं तो 40 अब 3 और कम तो 40 देंगे 37 यानी कि बीच का डिफरेंस हो 37। अब सवाल में पूछा कि इसका कितना परसेंट है तो 37 जो है ना यानी 37 जो मेरे को पूछा कि 37 जो 37.4 होगा कितना परसेंट है 37.4 होगा कितना परसेंट मैं कहता हूं 37 कैलकुलेट कीजिए। अब भाई 1/33 कितना होगा 1/30 फ्रैक्शन होती है आपने 1/30 फ्रैक्शन होती है 3 सही 1/3 है ना ये 1/30 से ज्यादा 37/36 का परसेंटेज निकालना 37/36 को मैं ऐसे लेता हूं कि 1 जमा 1/36 आप ओके तो 1 की वैल्यू कितनी 100% मैं कहूंगा 1/30 की वैल्यू कितनी होती है तो आप कहेंगे सर ये 3 से 1/3% तो 3 से बड़ी वैल्यू मैंने नीचे 36 की वैल्यू 3 से छोटी आई और 3 से काफी छोटी आई तो जोड़ेंगे तो मेरे 130 से छोटा आना चाहिए अब 130 से छोटा मेरा एक आंसर होगा मेरे ऑप्शन सी ऑप्शन सी। पहले सवाल में किस वर्ष में पेट्रोल और डीजल के औसत मूल्य के बीच न्यूनतम अंतर है यानी पेट्रोल डीजल में डिफरेंस जो है सबसे कम है किस साल में ये आपको बताना मेरे को देखिए हमें पेट्रोल डीजल में डिफरेंस बताना है किस साल से कम है हमारे पास ऑप्शन क्या 2005 पहले 2005 चेक करते हैं ये 40.4 है 29.8 है तो 40 29 का डिफरेंस आएगा मोर बढ़ेगा फिर आते हैं 2009 में 2009 की अगर बात करें या तो 43 और 32 के बीच में डिफरेंस है वो आएगा 8 9 सॉरी कितना 11 लगभग 10.5 के आसपास है ठीक है। फिर मेरे 2014 में बहुत कम होगा दिखाई दे रहा है यहां से तो 66 और 33 के बीच का डिफरेंस है 7 और फिर 2004 में डिफरेंस काफी बड़ा और उसमें से सबसे कम तो देखने से पता चला 2014 में सबसे कम डिफरेंस है 2014 में डिफरेंस सबसे कम है पेट्रोल डीजल। हां जी पूछा कि जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए कहता है 2006 और 12 के बीच डीजल का औसत मूल्य कितना तो देखिए 2006 ये और 2012 ये कहता है डीजल का औसत मूल्य बताना तो ये करना क्या पड़ेगा सबको जोड़ना पड़ेगा तो सबसे भाग देना पड़ेगा। हां जी और एक्यूरेट जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है वो पॉइंट में लगभग में तो देखो भाई जोड़ते हैं ये जोड़ते हैं यूनिट का ऑप्शन है तो आइए देखिए 7 और 8 और 9 9 से 15 15 4 19 1905 24 2405 29 2405 29 का 9 हासिल आ गई तो ठीक है जी अब लगाते हैं अब लगाते हैं 2 4 6 6 6 5 11 11 7 मेरे 18 18 18 26 26 32 32 का 2 हासिल आ गई मेरे 3 अब लगाते हैं 3 और 3 6 ठीक है 6 और 5 11 सॉरी 6 3 और 3 6 6 8 14 14 और 2 16 16 और 4 20 20 और 2 22 22 और 3 25 25 का 5 हासिल आ गई मेरे 2 अब लगा 2 4 6 6 4 10 10 और 3 13 13 और 3 16 16 और 3 19 19 और 3 22 22 और 3 25 तो मेरे भाई यार डिवाइड करने में कितने साल देखो 6 7 8 9 10 11 12 तो 1 2 3 4 5 6 7 7 से भाग देना अब भागने में भाई तो 7 21 आएगा बिल्कुल बचा 4 तो 7 42 आएगा बिल्कुल 36 समथिंग केवल एक ऑप्शन ए वही आंसर हो जाएगा। हां मेरे समझ पाए तो ये था मेरे बच्चों टोटल आपका डीआई अब आपका डीआई सेक्शन हर टाइप के क्वेश्चन में निकालिए सबसे ज्यादा मैं बात करूं परसेंटेज में मेरे बच्चों तो पाई चार्ज जो है वो लगभग पेपर में 90% सवाल उसी से रिलेटेड होते हैं यानी पूरे साल में मैं मालूम 100 सवाल है पेपर में 90 सवाल पाई चार्ज से रिलेटेड होते हैं मेरे बच्चे
उसके बाद फिर 1-2% टेबल से आ जाता है, कभी इस तरह से लाइन ग्राफ, इस तरह से कभी बार वाले आ जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से सवाल बनते हैं, मैक्सिमम जो हिसाब का पाई चार्ट होता है। आज के लिए मेरे इतना ही, अब आपका पाई चार्ट, वेन डायग्राम सारे हिस्टोग्राम वगैरह सब मैंने खत्म कर दिया, हर चीज अब आपका कंप्लीटली क्लियर खत्म हो चुका है। अब आपको ये काम करना है, इंडिपेंडेंट समझिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।